देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब फेल हुआ था उस टाइम क्या हुआ था, हम लोग उसके पहले सारे इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अभी हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही लिया गया है। बहुत सारा पॉइंट्स हम लोग क्या किए, एज इट इज वहां का उतारे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, वो पूरा एक ढांचा था कि इंडिया को किस तरह से रूल करना है। अब उसी में अब कांग्रेस क्या बोल दिया था, कांग्रेस बोल दिया था कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस का दो नेता था, ठीक है, एक थे CR दास और एक थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू को जानता है तुम लोग, कौन थे? मोतीलाल नेहरू, हाँ, उनके पप्पा, ठीक है। तो ये लोग क्या बनाए, ये लोग स्वराज पार्टी बनाए, स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस के भीतर में ही एक पार्टी बनाया गया, जो पार्टी क्या बोला कि हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बहुत सारा पावर दिया गया था, है ना, बहुत सारा MP मिनिस्टर सब का पोस्ट आया था। तो इन लोगों का मानना क्या था कि हम लोग गवर्नमेंट को अंदर से ठीक करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट में पार्ट लेके ठीक करेंगे। इनका मेन मोटो क्या था कि वी विल अपोज ब्रिटिश बाय मेकिंग कंट्रीब्यूशन इन लोग का मानना क्या था कि हम लोग इलेक्शन में पार्ट लेंगे, गवर्नमेंट में पार्ट लेंगे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएंगे, तो हम लोग ब्रिटिश का कोई भी गलत अगर डिसीजन होगा तो उसको अपोज कर सकते हैं, ठीक है, सदन में बैठ के, कैबिनेट में बैठ के। तो ये लोग कैबिनेट के सपोर्ट में था, दे वेयर सपोर्टिंग कैबिनेट, ठीक है। तो ये एक गुट था कांग्रेस का, ठीक है, जो क्या चाहता था, ये लोग मॉडरेट था, नरम दल था। ये लोग क्या चाहता था कि हम लोग ब्रिटिश के साथ मिलकर गवर्नमेंट को ठीक से चलाएं, वो कुछ गलती करे तो उसको सुधारे कि देखो बेटा तुम गलती करो, तुम ठीक हो जाओ। तो ये लोग नरम दल था, ठीक है। वहीं पे रेडिकल सोच का भी नेता लोग था, रेडिकल लीडर्स लाइक, अब रेडिकल लीडर में कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का क्या था कि हम लोग को ब्रिटिश को सपोर्ट करना ही नहीं है, हम लोग क्या चाहिए, पूरा इंडिपेंडेंस लेना है। तो ये लोग इस सोच का था, यानी कि कांग्रेस दो गुट में बट गया था नॉन कॉपरेशन के बाद में। ऑब्वियसली कोई अगर मूवमेंट फेल होता है तो कुछ लोग क्या होता है, उससे साइड हो जाता है कि नहीं ये आदमी बेकार है, सही काम नहीं किया, तो लोग अपना सोचने लगता है, और कुछ लोग सपोर्ट करता है। तो वही कांग्रेस का हाल हुआ था कि दो पार्ट में था, लेकिन कांग्रेस टूटा नहीं था, कांग्रेस के भीतर में ही स्वराज पार्टी का गठन हो गया था। फिर इसके बाद क्या होता है, ये पहला था, उसके जस्ट बाद क्या आ गया था, साइमन कमीशन आ गया था, साइमन कमीशन, जो अभी हम लोग देखे 1928 में। इसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये एंटी इंडिया था एक तरह से, क्योंकि इंडिया को देखने आ रहा था कि इंडियंस को रूल कैसे करना है, इसमें एक भी इंडियन नहीं था, ठीक है। इसके बाद इरविन का एक पैक्ट आता है, Irwin assured to give India dominion status। अब बोलते हैं कि ये एक फेक प्रॉमिस था, ठीक है, ये श्योर तो किया था बट इट इज अ फेक प्रॉमिस, इट इज अ फेक प्रॉमिस, ठीक है। 1929 में ये कब हुआ था, ये 1929 का कहानी है। इरविन क्या बोला कि हम लोग इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि आप अपना गवर्नमेंट बनाइए खुद का, लेकिन आप मेरे अंडर में रहिएगा, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि हम लोग इंडिया को रूल करेंगे, इंडिया में खुद का प्रधानमंत्री होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो रिपोर्ट हमको करेगा, ऐसा वो इंडिया को बोला, ठीक है। चूंकि हम लोग क्या थे, वहां के कॉलोनी बन चुके थे ऑलरेडी, हम लोग क्या थे, ब्रिटिश के कॉलोनी थे, हम पे कौन रूल करता था, ब्रिटिश रूल करता था। एक तरह से राष्ट्रपति शासन जैसा लगा हुआ था कि ब्रिटिश का ही गवर्नमेंट है, ब्रिटिश का सब कुछ है। वो बोला कि आप लोग इलेक्शन कराइए, आप लोग अपना पार्टी बनाइए, अपना मिनिस्टर बनाइए, लेकिन सब लोग किसको रिपोर्ट करेगा, हमको रिपोर्ट करेगा। सुप्रीम पावर कौन रहेगा, ब्रिटिशर्स रहेगा। ये क्या बोला, डोमिनियन स्टेटस। अगर कोई पूछे क्या होता है,
ये क्या बोला, इंडिया वुड मेक इट्स गवर्नमेंट बट अंडर ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ये क्या बोला कि आप अपना गवर्नमेंट बना लीजिए चलेगा, लेकिन आपको रहना किधर पड़ेगा, ब्रिटिश क्राउन के अंदर में रहना पड़ेगा। और यही चीज लोगों को सपोर्ट में नहीं था कि अगर हम गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम आपके अंडर में क्यों रहेंगे। इसके बाद ये बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए इरविन क्या बोला कि इंडिया को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना पड़ेगा, इंडियन के लीडर्स को। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ही इनवाइटेड लीडर्स फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल क्या होता है, ब्रिटिश में एक बहुत बड़ा मेज था, वो राउंड टेबल का होता था, उस पे सारे लोग बैठ के डिस्कशन करते थे, इसलिए उस कॉन्फ्रेंस का नाम ही पड़ गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो साइमन कमीशन के बाद जब प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुआ साइमन कमीशन पे कि ये बहुत फालतू है, इंडिया का अगेंस्ट में है, तो उस टाइम का जो वाइसराय था लॉर्ड इरविन, वो क्या बोला, वो बोला कि ठीक है आप लोग इतना दिक्कत है तो हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ये घटना कब का है, 1929 अक्टूबर के टाइम का है कि आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि आप इंडिया में रह के गवर्नमेंट बना सकते हैं, बस करना क्या पड़ेगा आपको, आप लोग आंसरेबल होंगे ब्रिटिश क्राउन के। ठीक है, आप कुछ भी डिसीजन लेंगे वो अल्टीमेट किधर होगा, ब्रिटिश क्राउन पे ही होगा। तो ये डोमिनियन स्टेटस का ये प्रॉमिस किया। ये प्रॉमिस कैसा था, फेक प्रॉमिस था, क्योंकि इस पे आए कुछ हुआ नहीं। दूसरा ये क्या बोला, लीडर्स को बोला कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आइए, यहाँ के जो भी अच्छे अच्छे लीडर्स होंगे उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया ताकि हम लोग डिस्कस कर सके हाउ टू रूल इंडिया। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों होता, हाउ टू रूल इंडिया। मेन मोटो इनका यही था कि इंडिया को कैसे रूल किया जाए। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखो, इंडिया में अगर कोई चीज डिस्कशन होगा तो अब इसलिए अगर तुम्हारे घर में हम जाके तुमसे बात करें तुम थोड़ा पावरफुल फील करेगा, लेकिन अगर तुमको हम अपने घर में बुला के तुमसे बात करें तो अब इसलिए तुम्हारा क्या होगा, मोरल थोड़ा सा डाउन रहेगा। तो ये मेन इनका यही था कि वहां बुला के बात करते हैं, इन लोगों को थोड़ा ऐश कराएंगे, हो गया। तो ये गांधी जी पहला दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गए नहीं, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे उनको जाना पड़ा। अब क्यों जाना पड़ेगा हम लोग देखेंगे, लेकिन ये सारा क्या स्टार्ट हो रहा था, ये सारा एक बेस तैयार हो रहा था सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करने का। इसके बाद लाहौर का सेशन होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या बोला जाता है कि हमको अब चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और बोला गया कि 1930 में 26 जनवरी को हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ठीक है, ये कब हुआ था, लाहौर सेशन में डिसाइड हुआ था पूर्ण स्वराज का। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और बोला गया था कि हम लोग 26 जनवरी को अब मनाएंगे। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते भी हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब था, 26 जनवरी 1930। लेकिन लोग ज्यादा इससे अट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि नॉन कॉपरेशन में हम लोग हारे थे, हम लोग का वो मोमेंट था वो सप्रेस हो गया था, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट हुआ नहीं। तो गांधी जी को क्या करना था, अब लोगों को अट्रैक्ट करवाना था इसके लिए। तब गांधी जी 11 प्रॉमिस का 11 ये डिमांड्स का एक लिस्ट भेजे लॉर्ड इरविन को। जैसे होता है ना, हम लोग पत्र लिख के भेजते हैं सीएम को कि हमारा ये मांग पूरा किया जाए। ठीक है, तुम लोग पत्र लिख के भेजोगे डायरेक्टर को कि ये मांग पूरा किया जाए, हम लोग को जाने दिया जाए टूर पे, और डायरेक्टर क्या बोलेगा, नहीं नहीं जाना है ना। उसी तरह लॉर्ड इरविन था, उसको भी क्या मालूम था कि गांधी जी है, कौन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही कर लेगा। तो वो बोला कि हम आपका डिमांड नहीं मानेंगे। 11 डिमांड था टोटल, जिसमें कुछ डिमांड था बिजनेस क्लास के लिए, कुछ था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कुछ था रोड वोड, ये था। एक डिमांड था उसमें साल्ट टैक्स को एबोलिश करने का। गांधी जी बहुत तेज आदमी थे गांधी जी, उनको मालूम था कि हम लोग को पहले क्या किए, वो खिलाफत मूवमेंट को जोड़ लिए, हिंदू मुस्लिम को एक किए, अब वो नहीं चला था, इस बार क्या दिमाग लगा, नमक का दिमाग लगा। नमक एक ऐसा कमोडिटी है जो हर एक आदमी यूज करता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे किसी भी जात धर्म का हो। और नमक पे मोनोपोली किसका था, ब्रिटिशर्स का था। वो लोग क्या करता था, इस पे अंधाधुंध पैसा ठगता था, टैक्स लगाता था, नमक बहुत महंगा था। गांधी जी बोला कि जो सबसे इसेंशियल चीज है उस पर आप टैक्स लगाते हैं, इससे ज्यादा खराब बात कुछ हो ही नहीं सकता, इसको आप एबोलिश कीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा रिवेन्यू आता है। और एक टैक्स को अगर एबोलिश किया जाएगा तो ब्रिटिश को मालूम था कि कल कुछ और मांगेगा। ठीक है, अगर तुम लोग के लिए एक अगर टूर को कर दिया जाए तो पता चला तुम लोग फिर कुछ और मांगेगा, इसलिए डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है, मजबूरी है वो लोग का भी नहीं करता। तो वो क्या किया, इग्नोर कर दिया। अब गांधी जी इसी बात का फायदा उठाए और क्या किए, साल्ट मार्च स्टार्ट कर दिए कि तुम अगर नहीं टैक्स दोगे तो हम लोग खुद अपना नमक बना लेंगे, समुद्र किसका है, हम लोग का है। और 6 मार्च को स्टार्ट किए थे, कितना डेट देख लेना, 11 मार्च को वो स्टार्ट किए थे अपना साल्ट मार्च। कहाँ से, साबरमती से दांडी तक का कोस्टल एरिया का। 6 अप्रैल को वहां पे पहुंचे थे लोग,
24 दिन का ये जर्नी था, 78 फॉलोवर था। वहाँ पे गए, नमक को बॉयल किए, पानी को, समुद्र के पानी को नमक मिल गया और 60 लॉ को तोड़ दिए। अब ये 60 लॉ तोड़ने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि पूरे इंडिया में ये बात फैल गया कि हमको ब्रिटिश का साथ नहीं देना है, अगर वो टैक्स मांगेगा नहीं देंगे। ठीक है, क्या कर रहा था लोग, अगर जंगल में रोक रहा है तो जंगल में जाने लगा। ठीक है, अगर बोल रहा है कि फायर यहाँ पे भैंस वैस चलाना मना है, वहाँ पे क्या करने लगा, लोग भैंस वैस चलाने लगा। अगर बोलता है कि मार्केट में आपको पैसा देना है, टैक्स देना है, वो टैक्स हम लोग क्या किए, देना बंद कर दिए, रिवेन्यू देना बंद कर दिए। जहाँ जहाँ लॉ को हम लोग ब्रीच कर सकते थे, हम लोग क्या किए, वहाँ वहाँ लॉ को ब्रीच किए ताकि ब्रिटिश का कमर तोड़ सके। और इस तरह से क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हालांकि इरविन को ये बात मालूम था कि इंडियंस जो है अब पहले वाला इंडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग एक मूवमेंट करके आए हैं, तो हम लोग को बहुत सारा चीज पता चल चुका है। तो ब्रूटली इसको क्या किया गया, सप्रेस किया गया, बहुत ज्यादा मारा पीटा गया। 1 लाख आदमी को जेल में डाल दिया गया, बच्चा को भी, औरत को भी, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल देता था ताकि लोग का मोरल डाउन हो। अगर मान लो तुम्हारे घर की औरत को उठा के जेल में डाल दिया जाए, तुम्हारा क्या होगा, मोरल डाउन हो जाएगा। तो वो लोग मोरल डाउन करने पर फोकस करता था कि लड़का मोरल डाउन कर दो। तो गांधी जी को भी लगा कि अब मामला गड़बड़ा जाएगा, 1 लाख आदमी को तो ऐसे ही जेल में डाल दिया है। तो गांधी जी को ये मूवमेंट कॉल ऑफ करना पड़ा और इरविन के साथ एक पैक्ट में जाना पड़ा। इसको बोलते हैं हम लोग गांधी इरविन पैक्ट। अब ये गांधी इरविन पैक्ट क्या था, इरविन बोला कि आप मूवमेंट को कॉल ऑफ कीजिए, हम आपका डिमांड मान लेते हैं। तो ये बोला कि ठीक है। तो उसका डिमांड क्या था कि आप मेरे साथ चलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। उसको राउंड टेबल से कुछ ज़्यादा प्यार मोहब्बत था। तो गांधी जी बोले ओके। तो गांधी जी बोले कि आप मेरा जितना भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जिसको भी आप पकड़े हैं, उसको छोड़ दीजिए, हम चलते हैं। मामला यहीं पे सेट हो गया। गांधी जी जाते हैं लंदन चाय पीने, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उनके साथ सिस्टम हैंग हो जाता है, सही से होता नहीं है, उनको वापस आना पड़ता है। ठीक है, उनका कोई बात नहीं माना जाता है। मेन मकसद क्या था, लीडर को मूवमेंट से दूर करना। गांधी जी को दूर कर दिया गया था मूवमेंट से। और यहाँ पे क्या किया गया, जब गांधी जी वापस आए तो उनका दिमाग खराब, क्योंकि पूरा यहाँ का सिनारियो ही चेंज हो गया था। जवाहरलाल नेहरू है ना, इन सारे जो बड़ा बड़ा लीडर्स था, उन लोग को जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था, हिंदू महासभा को इलीगल घोषित कर दिया गया था। सारा कहीं पे भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको धर के पीटा जाएगा। यानी कि पूरा ब्रूटली यहाँ पे क्या किया जा रहा था, मूवमेंट को सप्रेस किया जा रहा था। तो गांधी जी वापस से ये सिविल डिसोबीडियंस को रिलॉन्च करने का कोशिश की, क्योंकि ये बंद करके गए थे, वापस आए, उनको वहाँ पे तो कुछ ठेंगा मिला, कुछ मिला नहीं। वापस आए तो ये बोले कि नहीं फिर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब तक क्या हुआ, चूंकि तब तक ब्रिटिशर्स पूरे मूवमेंट को तोड़ चुका था, तो यहाँ पे मूवमेंट को सेकेंड बार में उतना सपोर्ट मिला नहीं, अपने लोगों से नहीं मिला, क्योंकि लोग क्या थोड़ा सा डिसहर्टेड फील कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये 2 मूवमेंट हम लोग के पूरे पॉलिटिकल जर्नी को शेप किया था। इसके बाद क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 में। तो ये 2 मूवमेंट मेन था जिसकी वजह से हम लोग को आज़ादी मिला था। ठीक है, यहाँ तक का कहानी क्लियर है, गांधी इरविन पैक्ट तक का। अब हुआ कि इसमें कौन कौन लोग सपोर्ट किया था आखिर, और कौन कौन सपोर्ट नहीं किया था। अब सपोर्ट कौन किया था, तो ऑब्वियसली किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो हम लोग को पैसे वाले लोगों का सपोर्ट चाहिए था। तो उस टाइम पे 2 लोग जो थे, 2 कम्युनिटी, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन वाली थी, जैसे जाट हो गया और पट्टीदार। बुक में दिया हुआ है जाट और पट्टीदार, यानी कि जमींदार लोग का सपोर्ट था। जमींदार लोग के पास क्या था, ज़मीन ज़्यादा था, वो लोग ज़मीन से क्या कराते थे, लोग को रेंट पे दे के और खेती कराते थे। लेकिन उन लोग को टेंशन क्या था, उन लोग को बहुत ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप वो लोग उगाते थे। जब तुम्हारे पास ज़्यादा ज़मीन होगा तो तुम खाने के लिए अनाज थोड़ी उगाएगा, तुम बेचने के लिए उगाएगा। और अगर मार्केट में तुम्हारे अनाज को सही रेट मिले नहीं तो तुम्हारा खेती क्या हो गया, बेकार हो गया। तो जाट पट्टीदार को क्या था कि मार्केट में जो भी है टैक्स वैक्स वो सब एबोलिश किया जाए, इसलिए वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि ब्रिटिश क्या करती थी, बहुत कम दाम देकर उनका माल खरीदती थी। जो छोटे टीनेंट्स थे, जो छोटे किसान थे, उन लोगों को परेशानी किससे था, उन लोगों को परेशानी ये जाट लोग से था, पट्टीदार लोग से था। क्योंकि लोग जमीन पे क्या करता था, बहुत ज़्यादा रेंट वसूलता था। तो वो लोग गांधी जी को बोला कि भैया मेरा रेंट माफ़ करा दीजिए। अब गांधी जी के पास टेंशन था, कांग्रेस के पास, अगर रेंट माफ़ कराएंगे तो जाट वाला सब मैटर कर लेगा, पैसा नहीं मिलेगा इनको मूवमेंट को चलाने के लिए। उन लोग का सपोर्ट ज़्यादा जरूरी था। तो ये लोग किसानों का सपोर्ट नहीं किया था उस बार। ठीक है, क्योंकि इन लोग का नो रेंट पॉलिसी को ये लोग फॉलो नहीं करता था। क्योंकि रेंट किसको देना था, इंडियन ही को देना था। जो मेरा जमींदार लोग का कम्युनिटी था वो भी इंडियंस था, तो ये लोग उसको सपोर्ट नहीं किए। फिर सेकेंड जो कांग्रेस का सपोर्टर था वो था इंडस्ट्रियलिस्ट लोग। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उस टाइम क्या बताए थे हम कि बहुत सारा नया नया कंपनी इंडिया में आया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को माल का सप्लाई चाहिए था, है ना, बिस्किट का पैकेट ये सब इंडिया से जाता था, कपड़ा हो गया, खाना हो गया। और इंडिया में ब्रिटिश का सामान आना भी बंद था, क्योंकि ब्रिटिश तो गोली बंदूक बनाने में बिजी था। तो वो जो
गैप क्रिएट हुआ, उस गैप में क्या हुआ, बहुत सारा इंडियन बिजनेस बाहर आकर आया। जैसे JRD टाटा, ये लोग देखो जमशेद कितना बड़े आदमी बन गए, उसी टाइम पे ये लोग आए थे। अब ये लोग देखे कि हम लोग का बिजनेस एक्सपेंड किया, वर्ल्ड वार फर्स्ट में, वर्ल्ड वार सेकेंड भी आ गया, तो ये लोग क्या समझ रहे थे कि अब तो मेरा बिजनेस चलेगा, पूरा सिनारियो वर्ल्ड का ऐसा चल रहा था। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या किया, वापस आ गया, तो वो लोग अपना माल बेचना चाहता था। तो यहाँ के इंडस्ट्रीज क्या चाहता था कि मार्केट लिबरल हो, हम लोग अपना माल इंडिया में बेच सके, बाहर का माल यहाँ नहीं बिके, ठीक है, हम लोग का मोनोपोली जो उन लोग का है वो मोनोपोली खत्म हो। तो ये लोग इसलिए कांग्रेस को सपोर्ट करता था, इंडस्ट्रियलिस्ट, कि अगर कांग्रेस का सरकार आएगा इंडिया में, अगर ब्रिटिश चला जाएगा और इंडियंस का सरकार आएगा तो हम लोग को धंधा करने में आसानी होगा। तो उनका क्या गोल था कि उनका धंधा आसान हो जाए। वर्कर क्लास में क्या था, वर्कर क्लास इंडिया को सपोर्ट नहीं किया इस मोमेंट में। क्यों? क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली वो लोग क्या करता था, वर्कर्स को शोषित करता था, ज़्यादा काम कराएगा, पैसा नहीं देगा, तो वर्कर्स इस मूवमेंट से दूर था। कुछ जगहों का वर्कर सपोर्ट किया, जैसे नागपुर रीजन का है, लेकिन बाकी जगह का वर्कर्स क्या किया, गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस में साथ नहीं दिया। याद रहेगा ये 4 क्लास, एक था जमींदार जो सपोर्ट किया, एक था किसान जिसको सपोर्ट नहीं मिला, हम लोग सपोर्ट नहीं किए एज अ कांग्रेस। सेकेंड था इंडस्ट्रीज जो सपोर्ट किया और वर्कर्स का सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद है कि कौन इस मूवमेंट में बिल्कुल नहीं था, तो उस टाइम पे अनटचेबल्स नाम का एक ग्रुप होता है लोगों का, जिसको हम लोग दलित बोलते हैं। कुछ ऐसा जाति होता है जिसको हम लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे कि नहीं इसको देख लेंगे तो दिन खराब हो जाएगा, छू लेंगे तो दिन खराब हो जाएगा। उनका ग्रुप था, वो लोग तो ऑलरेडी समाज में सबसे नीचे तबके का था, तो उन लोग को दिक्कत ब्रिटिशर्स से नहीं था, उन लोग को दिक्कत किससे था, बाकी के लोगों से था, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते थे। उनके लीडर कौन बने, BR अम्बेडकर, ठीक है। और वो एक दलित एसोसिएशन बनाए थे, नाम देख लेना, नाम नहीं याद हमको, ऑल इंडिया दलित एसोसिएशन, ठीक है। एक ग्रुप बनाए थे जिसमें वो क्या किए थे, पूरे दलित को, नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है दलित, ठीक है। तो इनका मांग क्या था, इनको चाहिए था सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि ऑब्वियसली दलित को कोई पूछता नहीं था, तो ये बोले कि भाई हम लोग का संख्या है तो हम लोग को पूछा क्यों नहीं जाएगा, जबरदस्ती पूछवाएंगे। तो ये लोग क्या माना कि ये लोग बोला कि हमको चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एरिया है, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये एरिया है, इसके अंदर अगर हम देख रहे हैं कि एक A जात का आदमी बहुत ज्यादा है और एक B जात का भी आदमी है, ठीक है, 2 कास्ट है यहाँ पे, A क्या है, दलित है, तो वो बोलेगा कि नहीं इस एरिया में दलित को ही लीडर चुना जाए, और वोट भी कौन करे, सिर्फ A ही कास्ट करे और कोई वोट नहीं करे। यानी कि मान लो हम लोग के मुजफ्फरपुर में हम लोग बोल दिए कि हाँ यहाँ पे दलित ही रहेगा और वोट भी दलित करेगा, कोई और जाति या धर्म का आदमी वोट नहीं करेगा, इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। इस एरिया से चुना भी जाएगा दलित और उसको चुनेगा भी कौन, दलित। अब गांधी जी के अगेंस्ट थे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो मुजफ्फरपुर का जो बागी कास्ट था उसको लगता ना कि हम लोग यहाँ से छठी गए, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे विद्रोह हो जाता, वही इंडिया में हो जाता अगर ये चीज़ मान लिया जाता। तो गांधी जी कहाँ चले गए कि हम लोग फास्ट अंटिल डेथ, हम मर जाएंगे लेकिन ये चीज़ पास होने नहीं देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो ये BR अम्बेडकर का था कि हमको चाहिए, और गांधी जी का था कि नहीं मिलना चाहिए। उन लोगों के बीच में बहुत लफड़ा हुआ, लेकिन लास्टली BR अम्बेडकर माने। तो किस चीज़ पे माने, रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन क्या था कि यहाँ का सीट दलित को मिलेगा लेकिन वोटिंग सब कर सकता है, जो अभी भी प्रैक्टिस होता है। अभी तुम देख लो हाजीपुर का सीट कहाँ है, रामविलास पासवान का है, वहाँ से और कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन वोट सब कर सकता है ना, हम लोग जाके वोट कर सकते हैं। तो ये रिजर्वेशन दिया गया, क्योंकि वो लोग क्या था, दबाया हुआ ग्रुप था, उसको ऊपर लाना था, तो इसलिए रिजर्वेशन का पॉलिसी आया। तो ये पहला लोग था जो कि इस मूवमेंट को उतना भाव नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि इन लोग का अपना खुद का लफड़ा बहुत ज़्यादा था। दूसरा था मुस्लिम लीग। तो जो मुस्लिम्स था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, खिलाफत मूवमेंट के टाइम में तो बहुत सपोर्ट किया, लेकिन बाद में उनके माइंड में क्या आ गया कि हम लोग तो वैसे भी माइनॉरिटी हैं, अगर इंडिया को आज़ादी मिल गया तो हम लोग को तो वैसे भी ये लोग वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ दलित का भी वही कंडीशन है। तो ये लोग भी क्या मांग रहा था, सेपरेट इलेक्टोरेट मांगता। गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना को समझाएं कि तुम पगला गया है, ऐसे थोड़ी होगा। मोहम्मद अली जिन्ना बोला कि ठीक है, नहीं होगा, कोई बात नहीं है, हमको रिजर्वेशन चाहिए। किसके बेसिस पे? पॉपुलेशन के बेसिस पे। जैसे सपोज करो मुजफ्फरपुर का विधानसभा क्षेत्र में 4 सीट रहता सपोज, और मुजफ्फरपुर में 90% मुस्लिम रहता, तो 4 सीट का 90% में मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा। ऐसा वो मांगा कि जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ पे मुस्लिम ही खड़ा होगा। ठीक है, ये उनका डिमांड था जो नहीं माना गया। और फिर वो बाद में क्या बोला कि हम लोग को सेपरेट देश ही चाहिए, मुस्लिम का एक अलग देश ही चाहिए, और पाकिस्तान को हम लोग से अलग कर दिया। ये मोहम्मद अली जिन्ना किया था। तो ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरा, जिसमें क्या बता रहा था कि किस तरह से हम लोग का ये जो जर्नी है वो शेप हुआ
और हम लोग आज़ादी की तरफ चले। और तब क्या आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट आया था 1942 में, जब इंडिया क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। कोई परेशानी इसमें? देखो अब इसमें लिखवाया नहीं क्या कि ये यहाँ से वहाँ तक पढ़ना है चैप्टर को, कहानी सुन लिया, अब इसके बाद पढ़ना है और राइटिंग प्रैक्टिस करना है। कोई भी टॉपिक उठाना, 4 लाइन लिखना, लिखने नहीं है सैंपल उठाना, उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, एक बार पढ़ लेना तब लिखना। हम लोग को पता सब रहता है, लिखने जाएंगे तो इंग्लिश नहीं आता इसलिए नहीं लिख पाते। अब है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। यहाँ तो कोई परेशानी है? 2-4 डेट्स है, वो बुक से देख के याद कर लेना। यहाँ तक आराम का नहीं था, कोई दिक्कत? अब पढ़ेंगे हम लोग सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग।